recording. Okay. Now, the capital market is basically is a platform where people need a huge loan for long-term duration, so they can get that requirement fulfilled through capital market. And there are certain instruments available through that. The people who want to start a business and they want to have a huge a requirement of huge money, so through these instruments they can raise that fund and they can utilize for their purpose. So in this we have seen the equity, and then there are two more tools are there, debt and derivatives. So equity, we have seen equity is nothing but the sharing their percentage of their company with other person. If there are more than one person to start a company, जैसे हमने ये एग्जाम्पल में देखा था, ये पर्सन ए को एक कंपनी चालू करना है, उसके पास प्रपोजल है और उसको उसने बजट किया है, टोटल उसके पास 1000 करोड़ का बजट है जिससे वो कंपनी आराम से चला सके। तो बट उसके पास 600 करोड़ ही रुपए अवेलेबल है, तो वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ अप्रोच करता है जिनके पास पैसे हैं, कैपिटल अवेलेबल है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे कुछ अमाउंट लेके अपना 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो फुलफिल करके ही कैन स्टार्ट हिज कंपनी। तो ये जो पर्सन ए बी सी डी ई है जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए पर्सन ए के बिजनेस प्रपोजल में, दे विल बी होल्डिंग द इक्विटी शेयर्स, उसे हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। दे आर द शेयर होल्डर्स बट दे दैट दो शेयर्स वी कॉल इट एज इक्विटी शेयर्स। बट अगर सपोज ये इक्विटी, ये जो पर्सन बी सी डी ई है वो ए पर्सन को रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं प्रोवाइड करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या बिकॉज ऑफ रीजन उनको लगता है कि नहीं अभी मुझे मेरे पैसे विड्रॉ कर लेना चाहिए और मैं अभी इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट होकर आगे काम नहीं करना चाहता हूँ, कुछ उसके पर्सनल रीजन की वजह से। तो सपोज वो अपने 40 करोड़ शेयर्स बेचना चाहता है, निकालना चाहता है। अब बाकी लोग अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं है उसके शेयर लेने के लिए, तो फिर वो शेयर्स मार्केट में पब्लिक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, उसको हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। ओके। तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझना है, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है, लास्ट टाइम हमने डिटेल में इसको डिस्कस किए थे पॉइंट्स को और सारे सिचुएशंस कंडीशंस को हमने अंडरस्टैंड किए थे। तो हम उसको क्या बोला जाता है, आईपीओ। तो आईपीओ कहाँ लॉन्च होता है, प्राइमरी मार्केट में। ओके, उसको प्रेफरेंस शेयर्स भी हम बोलते हैं। और फिर बाद में जब वो एक परचेजर ने उसको आईपीओ में अलॉटमेंट हो गया है और फिर उसने फिर वापस से बेचना चाहा, किसी और को बेचना चाहता है अपना प्रॉफिट लेके, तो उसको फिर हम सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली एनएससी एक्सचेंज और बीएससी एक्सचेंज, यानी सेकेंडरी मार्केट हो जाता है जहाँ पे हम हमारे शेयर्स को सेल और परचेज करते रहते हैं। लेकिन वो शेयर्स कभी भी वापस से कंपनी को नहीं जाता है जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। ओके। तो वो शेयर्स हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स किसके पास होते हैं, प्रमोटर्स के पास, इनिशियल ओनर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, उनके पास जो शेयर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं, जो आम पब्लिक के पास होता है, इंडिविजुअल्स के पास होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होता है, म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर जो होल्डर्स के पास, प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, वो हमेशा 75% होना चाहिए। मतलब 100 अगर टोटल शेयर है उस कंपनी के, तो 75 शेयर प्रमोटर्स के पास हो सकते हैं, 25 शेयर ही पब्लिक के पास जाते हैं, जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे 25 ही शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स बोले जाते हैं, और 75 शेयर जो होते हैं वो आपके प्रमोटर्स शेयर होंगे। ठीक है। उसके बाद इनिशियली जब कंपनी, जैसे मैंने बताया, अगर ई ने अपना शेयर बेचना चाहा, बोला कि मेरे को अभी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं होना है, मेरा स्टेक बेच के मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, तो अब ये है बी सी डी और ए, ये ओनर जो अलग बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, वो चाहे तो ये 40 करोड़ के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन पर अगर उनके पास भी लग रहा नहीं है, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं कि हम इसको खरीद लें और इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते अभी फिलहाल, तो फिर ये शेयर जो है 4% शेयर जो है वो आईपीओ फॉर्म में मार्केट में आ सकता है। अब देखो 100 में से खाली 4% आया, अगर जैसे ही मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, इसको लिस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, अगर ये लिस्ट हो जाएगी
तो बाय डिफॉल्ट कंपनी को अपने शेयर्स को कम करने पड़ेंगे, मतलब उसको कम से कम 75% तक आने पड़ेंगे एक साल के अंदर अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आईआरसीटीसी शेयर्स का, जो अक्टूबर 2019 में आईपीओ फॉर्म में आया था, जिसमें से गवर्नमेंट ने 13% ही शेयर मार्केट को रिलीज किया था बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। तो उन्होंने 13% रिलीज किया, 87% अपने पास रखा। आईपीओ का प्राइस रिलीज हुआ था 326, मतलब अलॉटमेंट के लिए प्राइस। लिस्टेड प्राइस क्या था, 750 रुपीज। फिर 1994 तक वो गया था फरवरी 2020 में। उसके बाद कोविड में वापस से डाउन हुआ मार्च में 774। फिर अक्टूबर में उसके एक साल कंप्लीट होने आए तो उन्होंने ओएफएस लॉन्च किया, दैट इज सॉरी एफपीओ लॉन्च किया, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो 75% लाने के लिए हम लोग को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने वापस से 20% स्टेक्स अपना सेल किया, जिसमें अब उनके पास होल्डिंग है 67%। वो हमने वेबसाइट पे जाके कंफर्म भी किया। तो ये है ऑफर, ये आपका एफपीओ हो गया। और दूसरा एक होता है ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी ऑलरेडी कंपनी का स्टेक, टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, और फिर भी कोई प्रमोटर बोलता है कि मैं मेरा पैसा पैसा मुझे चाहिए, उसको इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत आ गई, तो वो अपना शेयर बेचना चाहता है। तो वो जो शेयर बेचा जाता है उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो वो ऑफर फॉर सेल किया जाएगा। तो वो एक और टर्मिनोलॉजी हम देख रहे थे, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। उसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी को आगे अपने फ्यूचर को ग्रो करना है, उसे लग रहा है कि एक और सेगमेंट हम चालू कर सकते हैं, कंपनी में बिजनेस और बढ़ेगा, ग्रो होगा, तो वो और इश्यूज, राइट इश्यूज लेके आते हैं, जैसे और शेयर्स मार्केट में सेल करते हैं, उससे वो फंड रेज करते हैं, तो उसे हम राइट इशू बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया था। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर आ जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम देख रहे हैं। अब ये सब लाने से फायदा किसको, फायदा क्या होता है कि जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगी, वेन एवर कंपनी इज इन प्रॉफिट, तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो शेयर, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होता है। सपोज उसके पास उसका प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए, तो 1000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स के और प्रेफरेंस शेयर, मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों को मिला के टोटल शेयर है 100, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो टोटल हर एक को कितना जाएगा, 10 रुपए जाएगा। मतलब 10 रुपीज प्रॉफिट हर बंदे को मिलेगा। जिसके पास एक शेयर होगा उसको 10 रुपए मिलेगा, जिसके पास दो शेयर होगा उसको 20 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट शेयर होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। व्हाट वी कॉल डिविडेंड, जो हमने पहले स्टडी किया था रफली। तो हम डिविडेंड इसको बोलते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले जो डिविडेंड रिलीज होता है, दिया जाता है, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। और डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। दो टाइप के डिविडेंड होते हैं। इंटरम डिविडेंड जो होता है वो बगैर एजीएम के डिस्कशंस के, मतलब एक बोर्ड मीटिंग में फाइनल करके दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? देखो दोनों में डिफरेंस देखो। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, मिड में, मतलब साल के बीच में कभी भी, हर क्वार्टर के बाद, 3 महीने का क्वार्टर के बाद कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट देती है, और मतलब बजट का, मतलब उसका फाइनेंशियल ऑडिट का, प्रॉफिट का स्टेटमेंट देती है। अब उसमें कंपनी को लगा मेरे को ये 3 महीने में बहुत प्रॉफिट हो गया, तो मैं अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए डिविडेंड दे देता हूँ। तो उसको जो मिड में दिया जाता है, मतलब इन बिटवीन एनी 3 मंथ्स और एनी 6 मंथ, मतलब 3 महीने के बाद या अनदर 3 मंथ के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है ज्यादा और वो उसको डिविडेंड देना चाहता है कम शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या होता है कि इसके लिए, इंटरिम डिविडेंड देने के लिए एक मीटिंग होती है, उसमें खाली प्राइस फाइनल किया जाता है कि हाँ इतना अमाउंट हम डिविडेंड देंगे, और वो बता के इंटरिम डिविडेंड दे दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि उसमें वोटिंग होती है, अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन उसमें वोटिंग होती है कि क्या ये डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फाइनल डिविडेंड के लिए वोटिंग होती है, तो उसमें
जो प्रमोटर्स हैं और जो भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं वो अपना वोट डालते हैं, ये हमें इंटरिम डिविडेंड ये आप दो। इज दैट क्लियर? तो उसे हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। देखो आप दोनों में समझ फर्क देख लीजिए, इंटरिम डिविडेंड मिड में कभी भी दिया जाता है और उसके लिए वोटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, एक बार बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया इंटरिम डिविडेंड देना है तो दे देते हैं। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो हमेशा साल के आखिरी में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिलीज किया जाता है। वो कंपलसरी नहीं है कंपनी को देना नहीं देना, डिविडेंड देखो कंपलसरी नहीं है, कम देना चाहे तो दे सकते, नहीं देना है तो नहीं दे। ओके, तो फाइनल डिविडेंड जो रिलीज होगा वो वोटिंग के थ्रू होगा। देयर विल बी अ वोट, ऑल पीपल विल आइदर इट विल बी थ्रू ई वोटिंग, ओके, ईमेल के थ्रू, सो दे गिव द प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड रिलीज होगा, दिस डिविडेंड विल बी गिवन फर्स्ट टू प्रेफरेंसेस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? बाहर वालों को पहले दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आउटसाइडर्स, मतलब पब्लिक पीपल। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स किसके पास होता है? ओनर्स के पास, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में रहते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज प्रमोटर्स को दिया जाता है। एग्जैक्टली, आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा, दोनों में डिविडेंड देने के तरीके में फर्क है। आप समझ रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में डिविडेंड दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ये समझ रहा है यस सबको? यस सर। अब नेक्स्ट है डेब्ट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, डेब्ट। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज फॉर एग्जांपल अब हम न्यू अब टॉपिक के करंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि डेब्ट क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। डेब्ट मतलब बोरो, उधार लेना, सिंपल। ओके, यू आर टेकिंग बोरो फ्रॉम समवन, फ्रॉम एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, जिसके पास ज्यादा अमाउंट है, या इंडिविजुअल हो सकता है, बैंक हो सकता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे अगर आप उधार लेते हो तो उसको डेब्ट बोलते हैं, पैसे लेते हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी क्या बोलती है कि सपोज मैं अगर पहला वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ इक्विटी के थ्रू, तो क्या होगा कि एवरी ईयर जब मैं मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरे शेयर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मुझे डिविडेंड देना जरूरी होगा। क्योंकि अगर मैंने डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, वो बेच डालेंगे शेयर को, बोलेंगे क्या फायदा इस शेयर को रख के, ये बार बार हमें कुछ डिविडेंड ही नहीं मिलता, हम लॉन्ग टर्म में क्यों इस शेयर को हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, है ना? लोगों के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि देखो हम ये शेयर खरीद के हमारे पोर्टफोलियो में रख रहे हैं लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हम ये शेयर को बेचेंगे, एक एज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी ईयर या एवरी ईयर हमें कुछ उसका हिस्सा मिलते रहे प्रॉफिट के तौर पे। तो वो जो कंपनी ऐसे अपने हिस्से को देती है, तो उसी शेयर्स को लोग है ना लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एवरी ईयर कम से कम 4% 5% का तो डिविडेंड कंपनी हमको देती रहेगी, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ इनकम बैंक में आते रहेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, और शेयर की कीमत तो बढ़ी रही है, और उसके साथ साथ मुझे डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, तो वो कंपनी को लोग बहुत हाई रेप्यूटेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि कंपनी क्या सोच रही है कि मैं ऐसा अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहती हूँ और पैसे भी चाहता हूँ, अगर मैंने इक्विटी शेयर में डाल दिया, मेरे शेयर्स मैंने लोगों को दे दिया, तो मुझे डिविडेंड के शेयर भी, मतलब डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो उससे मुझे लॉस है। तो वो क्या सोचते हैं कि दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, किसी बंदे को बोलते हैं कि भाई मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप मुझे इतना करोड़ रुपए दे दो, और फंड दे दो, और उसको इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, जो भी उसका अमाउंट का इंटरेस्ट है वो आपको इंटरेस्ट एवरी ईयर मैं देते रहूंगा। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल अमाउंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपसे लिया, मैं आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो इसमें कंपनी क्या सोचती है, यार मुझे तो खाली इंटरेस्ट देना है, वो भी एक ही बंदे को देना है, बाकी मुझे प्रॉफिट तो नहीं शेयर करना है उसको। समझ रहे हैं? तो इससे कुछ लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डेब्ट प्रोसेस। इज दैट क्लियर?
अब डेप्ट में क्या होता है कि इसमें ना हम बॉन्ड्स रिलीज किया जाता है। क्या रिलीज किया जाता है? बॉन्ड्स। कंपनी क्या बनाती है? बॉन्ड्स बनाती है। वो बॉन्ड मतलब एक पेपर में कॉन्ट्रैक्ट टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, और ये 100 करोड़ रुपए मैं आपको, इसके ऊपर मैं आपको 8% इंटरेस्ट एवरी ईयर देते रहूंगा। अब वो कंपनी 100 करोड़ अपने कंपनी में लेके उसके ऊपर वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको तो खाली 100 करोड़ का उसको 8% ही एवरी ईयर देना रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करती है कुछ कंपनी। अब इसमें क्या होता है कि उसको प्रॉफिट जो उसका जनरेट होगा वो पूरा प्रॉफिट उसके पास ही रहेगा, उसे किसी के साथ बांटना नहीं है। देखो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट तो 8% ही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और ये भी इससे भी कम ही रहता है, बॉन्ड का इंटरेस्ट जो लोग को वो मिलता है वो 6%, 5% ऐसा मिलता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये ये न्यू ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट टूल है अवेलेबल है कैपिटल मार्केट में फंड्स रेज करने की। तो बॉन्ड्स आपको समझ में है, इट्स अ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पेपर। क्या है? एक एग्रीमेंट पेपर है। ठीक है। अरे इतना कम इंटरेस्ट में कैसे चलता है, मतलब हाँ, इतना कम इंटरेस्ट में कोई बॉन्ड क्यों लेगा? नहीं देखो लेकिन आपको इसके इंटरेस्ट से तो ज्यादा है ना बैंक के इंटरेस्ट से। कुछ लोग जो बैंक में नहीं रखना चाहते हैं, या बैंक अपना पैसा रख के, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बॉन्ड ले लेती है, और उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन कैसा रेगुलर इनकम रहता है, एवरी ईयर सिक्योर रहता है, मतलब उसमें लॉस होने का आपका दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इसलिए बॉन्ड इतना पॉपुलर भी नहीं है ना बेटा। आप कहाँ देखते हो लोग बॉन्ड खरीदते हैं? इतना एडवर्टाइजमेंट आता है बॉन्ड ले लो। इट इज जस्ट सिमिलर टू योर फिक्स डिपॉजिट, एफडी। तो कौन इंटरेस्टेड है इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बॉन्ड में? वेरी फ्यू मेनली यूजर। गवर्नमेंट के बॉन्ड सक्सेसफुल होते हैं हाँ, ना। गवर्नमेंट बॉन्ड लेने के लिए, लेकिन उसमें फिर भी आप उसमें भी देखेंगे तो इंटरेस्ट, मतलब जो उनको पैसे मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है, वो भी कम ही मिलता है। एग्जैक्टली। देखो आप पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी देखो ना, इन्वेस्टमेंट के तौर पे बॉन्ड्स आज कौन खरीदता है? कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, बॉन्ड्स ले लो, गोल्ड बॉन्ड ले लो, ये सब बॉन्ड्स है। पीपल डोंट गो फॉर इट ना। हाँ, कुछ लोग है जो ऐसा सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि बाबा पैसे तो सिक्योर रहेंगे, हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलते रहेगा, एंड वी विल यूज इट as a side income, but it will be more than the what bank is giving you the interest। जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा ही बॉन्ड्स में मिलते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? गोल्ड का समझे? बॉन्ड क्या रहता हाँ, है? गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड गोल्ड, का बॉन्ड मतलब क्या है? गोल्ड के अमाउंट के हिसाब से आप पैसे बैंक को देते हैं, और वो आपको एक पेपर फॉर्मेट में आपको देगा कि ये गोल्ड का है। जैसे गोल्ड का कीमत बढ़ेगा, वो बॉन्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा, और उसका जो इंटरेस्ट है आपको मिलेगा। ठीक है। अभी हम लोग इसमें बॉन्ड्स में टाइप देख लेते हैं। तो बॉन्ड्स के जो टाइप्स है, तो उसमें टाइप्स जो डिफाइन किए गए हैं, देर आर कैटेगरी वाइज। तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूअर, ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूअर। इश्यूअर मतलब कौन वो बॉन्ड रिलीज कर रहा है। तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। ठीक है। और दूसरा होता है दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कौन इशूअर कर रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट से बॉन्ड इशू होते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट बैंक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मली आप देखेंगे इट इज हाई रिस्क, हायर रिस्क, और उसके पास हाई कूपन रेट,
हायर कूपन रेट। मैंने आपको बताया था कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे ये लॉन्च भी फिर बीएससी में होता है। क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड्स को लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो वो उसको बीएससी मतलब के एक्सचेंजेस में ही करती है। हाँ हाँ, एक्सचेंज के थ्रू ही करते हैं। नहीं तो देर आर एजेंट्स होते हैं ना, ब्रोकर भी होते हैं ना, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, प्राइमरी डीलर्स, मोस्टली प्राइमरी डीलर्स ही बॉन्ड्स खरीद के बेचते हैं, समझ रहे हैं? उनको डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, फिर वो दूसरों को बेचते हैं। इज दैट क्लियर? बॉन्ड्स आर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग यस सर। टर्म फंड्स के लिए। गवर्नमेंट को अगर ज्यादा समय के लिए फंड्स की जरूरत रहती है तो वो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को बेचती है। कैपिटल मार्केट इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग पर्पस, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने स्टडी किया, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बेचती है ना, जो एवरी वेडनेसडे को सेल आउट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचती है। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड लोअर रिस्क, एश्योरिटी रहती है कि डूबेगा नहीं, कंपनी डूब सकती है ना। तो फिर क्या होता है कि फिर वो कंपनी बेच के जो एसेट्स से जो पैसे जनरेट होते हैं, उससे फिर बॉन्ड को वालों को पैसे लोअर रिटर्न दिए कूपन। जाते हैं, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो उनको वापस दिया जाए। और ये लोअर कूपन रेट होता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, ठीक है। देन सेकेंड कैटेगरी है बॉन्ड्स में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। देखो ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो इशू होता है उसको हम गिल्ट एज बॉन्ड भी बोलते हैं। वो आप देखेंगे कभी नेट पे फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, गिल्ट एज बॉन्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी के लिए दो टाइप अवेलेबल अगेन, ओके। इसमें भी दो टाइप अवेलेबल है। एक है अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड, और सीनियर बॉन्ड, इसको सीनियर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो टाइप है वो है सबऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये दो टाइप का मीनिंग क्या है, देखो सबऑर्डिनेट और अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने अपना बॉन्ड इशू किया है, और कंपनी का जैसे बॉन्ड हाई रिस्क रहता है, मतलब डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग बोलते हैं हम 12%, 14% इंटरेस्ट आपको देंगे इसके ऊपर, अट्रैक्ट करने के लिए लोग, ताकि बॉन्ड उनका खरीदें। लेकिन नॉर्मली पब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड ही खरीदने की सोचते हैं, क्योंकि कम इंटरेस्ट है लेकिन सिक्योर रहता है, डूबने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर सपोज कोई कॉर्पोरेट बैंक का कॉर्पोरेट कंपनी का बॉन्ड किसी ने लिया है, और वो अगर कंपनी बंद हो रही है, मतलब लिक्विडेट हो रही है, तो उसमें जो, जब भी कोई कंपनी बंद होने आती है तो सबसे पहला रोल, जो सपोज फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, ये किसी वजह से बैंकरप्ट हो गई है, ड्यू टू सम रीजन इट इज बैंकरप्टेड, ठीक है। तो अब जैसे ही ये बैंकरप्टेड आ जाती है, तो आपको पता है कैसे हाइपर माहौल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी कम्स इनटू पिक्चर। कौन आ जाता है? सेबी, ओके। सेबी ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगा, और वो स्टार्ट करेगा, एक पर्सन अपॉइंट करेगा, हु विल डू दी एनालिसिस ऑफ इट्स कंप्लीट एसेट। तो सेबी एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, और वो पर्सन क्या करेगा, इस XYZ कंपनी का पूरा एसेट के ऊपर एनालिसिस करेगा। अब ये पूरा एसेट का एनालिसिस करने के बाद उसे कुछ एक एक्स अमाउंट मालूम पड़ता है कि इतना अमाउंट होगा, फिर वो एसेट को वो सेल करता है। इसमें प्रॉपर्टी होगा, बिल्डिंग होगा, जो भी, एनीथिंग,
ऑल, इवन बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो सब टोटल करके वो सेल करता है। सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव होता है उस अमाउंट को सबसे पहले, देखो अब इधर पे उस कंपनी में बहुत सारे लोग होल्डर्स होंगे जिनको अपना हिस्सा चाहिए रहेगा, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, है ना। तो उसमें से भी सबसे पहले जो पैसा देगी वो देगी अनसबॉर्डिनेट बॉन्ड को, सीनियर बॉन्ड को। दे विल गिव अमाउंट फर्स्ट टू सीनियर बॉन्ड्स, मतलब उनका पैसा उनको पहले मिलेगा, उसके बाद सबॉर्डिनेट बॉन्ड को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया दोनों का फर्क। तो दिस इज प्रायोरिटी बेसिस। तो अगर आपने अनसबॉर्डिनेट बॉन्ड लिया है तो आपको आपका रिस्क कम रहेगा, क्योंकि आपको पहले पैसा मिलेगा जब भी कोई एसेट बेचा जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी किसी वजह से, तो सेबी सबसे पहला जो बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा मुझे मिलेगा, मेरा हिस्सा पहले मिलेगा। उसके बाद अनसबॉर्डिनेट बॉन्ड को मिलता है, और उसके बाद आपको एक दो इंस्ट्रूमेंट और है जो है डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिबेंचर होल्डर क्या होता है। ओके, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली। डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा। डिबेंचर होल्डर्स के बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, पैसे मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद प्रमोटर्स को मिलता है पैसा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए, इस तरीके से पैसे जो है दिए जाएंगे डायरेक्टली। जो कंपनी के होल्डर्स है उनको नहीं दे देंगे क्योंकि भाई एसेट बिक गया, अभी तुम्हारा हिस्सा कितना था तुम ले लो। दिस इज नॉट द वे। पहले आउटसाइडर्स को पैसे दिया जाएगा, उसमें भी सबसे पहले बॉन्ड्स वालों को पैसे मिलेंगे। तो अनसबॉर्डिनेट, आउटसाइडर्स को अगर पूरा मतलब सफिशिएंट अमाउंट नहीं हुआ तो? नहीं उतना तो हो जाएगा क्योंकि हमेशा एसेट उतने हो जाते ना। एसेट तो कम से कम हर कंपनी के अच्छे खासे एसेट्स होते ही है मेंटेन करने के साथ, और कैश तो कुछ बैंक में रहता ही है। नहीं तो जो गवर्नमेंट भी सर तो फंड करती है ना ऐसे, मतलब जो हाँ, कंपनी। नहीं तो कंपनी के जो बोर्ड बोर्ड ओनर्स होंगे उनके ऊपर उनके जो एसेट्स है उनको बेचा जाएगा। कंपनी का पूरा वो एसेट्स निकालती है, खाली ऐसा नहीं है कि आप जो कंपनी का माल है उतना ही, है ना। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो प्रमोटर्स के फिर, पर्सनल एसेट्स। हाँ नहीं तो फिर बाद में क्या होता है, लॉस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे रिलायंस कंपनी के अनिल अंबानी का, जो उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे, पहले शेयर चल रहा था 2003 में 700-800 के भाव में चल रहा था उनका आरकॉम का शेयर। रिलायंस इंफ्रा, आर इंफ्रा करके शेयर था, वो भी 700-800 तक चल रहा था 2003-4 में। आज वो शेयर चल रहा है 2 रुपए का, और 2 रुपए से भी कम है, शायद 1 रुपए का है। तो जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए थे उनको तो पूरा लॉस हो गया, वो तो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि अभी कंपनी के एसेट बिके नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को तो बहुत लीस्ट है, मतलब लास्ट में मिलेगा पैसा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो तुम, इसीलिए तो बोलते हैं ना मार्केट इज रिस्क, यू हैव टू टेक ऑन योर ओन, डिसीजन इज योर्स वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। यू कैन नॉट आस्क शेयर होल्डर में, शेयर पर्सन का अगर लॉस हुआ तो वो जाके क्लेम नहीं कर सकते मेरे पैसे दे दो, या किसी को भी कोर्ट में जाके सेबी के ऊपर एक्शन लेके मेरा पैसा दिलवा के दो। इट इज नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो उन्होंने बता के रखा है कि आपको किस सीक्वेंस में पैसे मिलेंगे। तो अगर आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना है, आपको शेयर खरीदना है तो आप खरीदिए, आप अपने पैसे डालिए, नहीं है तो मत खरीदिए। सिंपल सा बात है उनका। शेयर होल्डिंग का कोई गारंटी नहीं है तो सर बॉन्ड वाले को ये मतलब कि गारंटी रहता है? हाँ, क्योंकि बॉन्ड वालों को फिक्स अमाउंट में उनको हमेशा देखो, जब कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलता है ना उसका सिक्योरिटी ज्यादा होता है। शेयर में क्या है, कभी भी आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, कभी भी कम मिल सकता है। आप कब आप थोड़ी ना हमेशा के लिए होल्ड करके रखोगे, कभी भी आपको प्रॉफिट लगा आप बेच के चले जाओगे। आप थोड़ी ना कंपनी को बताने जा रहे हो कि मैं आपके शेयर बेच रहा हूँ। जब आपको प्रॉफिट होता है तब आप थोड़ी ना कंपनी को बताने जाते कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है आपके शेयर बेचने पे। तो लॉस हुआ तो फिर वो कंपनी क्यों देखेगी, जब प्रॉफिट में आप नहीं बता रहे हो तो लॉस में क्यों बताने जाओगे। यस समझ रहे हैं? है कि नहीं। लेकिन हाँ, बॉन्ड्स को तो एक लीगल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन होता है ना कंपनी के साथ, तो कंपनी खुद उसके पास देती है ना, भाई पैसे दे दो मुझे, तो उसका हक ज्यादा बनता है ना, जब एसेट बिकेगा तो उसको पैसे ज्यादा पहले मिलेंगे।
समझे? यस, अंडरस्टूड। यस। हाँ, अनसबॉर्डिनेट बॉन्ड्स और सबॉर्डिनेट बॉन्ड्स क्लियर है। ये थर्ड टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ओके, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट देयर आर टू टाइप्स अगेन नाउ अवेलेबल। ठीक है, एक है ए टाइप, आपने देखा होगा हमेशा बैंक में भी, होम लोन में भी ये होता है। एक होता है फिक्स्ड इनकम, ठीक है, एक फिक्स्ड इनकम कूपन बॉन्ड होता है, और दूसरा है फ्लोटिंग, फ्लोटर बॉन्ड। ठीक है, इसमें और एक दो है, एक फ्लोटर बॉन्ड हुआ, फ्लोटर बॉन्ड को भी अगेन एक और है, सी नेक्स्ट है, दैट इज इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड। और एक लास्ट है डी टाइप जो है इसमें है, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब ये वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। देखो, फिक्स इनकम कूपन बॉन्ड मतलब जैसे मैंने बताया आपको, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया गया, 8% आपको एवरी ईयर 8% मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड कूपन बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है फ्लोटर बॉन्ड। फ्लोटर बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको, इसमें एक आप चीज स्टडी करेंगे, दिस इज अ वेरिएबल बॉन्ड, मतलब वेरिएबल कूपन रेट होता है। अब इसमें क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज होती है, दैट इज मीबॉर। ये आप टर्म देख लीजिए, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मीबॉर। जैसे एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज में आप शेयर की वैल्यू को देखते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, जहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि आज शेयर की कीमत कितनी बढ़ी और शेयर की कीमत कितनी डाउन हुई। वैसे ही मीबॉर एक एक्सचेंज होता है, एक ऑर्गन सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको हर बैंक का इंटरेस्ट रेट मालूम पड़ता है कितना चल रहा है। सब बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होता है, तो देर इज अ वन प्लेटफॉर्म गिवन वेयर ऑल बैंक इंटरेस्ट रेट इज गिवन, शोन। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन में रहता है बंदा, उसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या उसको कुछ पैसे उधार लेना है यहाँ से, इंडिया से, ठीक है, तो वो देखेगा कि कौन से बैंक से मैं लूँ जिसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो मीबॉर एक एक्सचेंज टाइप है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे मीबॉर इज ऑल्सो एक्सचेंज वेयर यू विल गेट ऑल बैंक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और सब बैंकों का एक एवरेज करके एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? और वो इंटरेस्ट रेट यूज किया जाता है टू डिफाइन द फ्लोटर बॉन्ड। अब फ्लोटर बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब बॉन्ड, मैंने अपने पैसे किसी कंपनी को दिया, उनसे बॉन्ड लिया, तो उन्होंने पहले एक फिक्स बेस प्राइस फिक्स किया। सपोज वो बेस प्राइस था 1%, मतलब 1% दूंगा मैं, 1% इज अ फिक्स, प्लस वॉट एवर इज द मीबॉर रेट। मीबॉर पे जो रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है मीबॉर का, मीबॉर इज द एवरेज ऑफ ऑल दी बैंक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मीबॉर पे जो एवरेज का रेट चल रहा है वो सपोज चल रहा है 7%। कितना चल रहा है? 7% कहाँ चल रहा है? मीबॉर पे चल रहा है अभी करंटली, मतलब आज की तारीख पे। तो मीबॉर में अगर आज की तारीख में वैल्यू, मतलब ये हर दिन चेंज होते रहेगा, वॉलीटिलिटी कहते हैं, इट इज इट इज नॉट फिक्स, हाँ, हर दिन चेंज होते रहेगा। आज कुछ 7% है तो कल 7.5 हो सकता है, परसों 8 हो सकता है, फिर वापस से 7.5 हो सकता है, तो ये वॉलीटिलिटी रहती है। इट विल कीप ऑन वेरिंग कंटिन्यूसली, फिक्स नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो अगर सपोज आज की तारीख में मैं मेरे
बॉन्ड को बेचना चाहता हूँ, वापस से मैं पैसे लेना चाहता हूँ, तो फिक्स वाला तो 1% है और आज लिबोर चल रहा है 7, तो 7 + 1 8%, तो यू विल गेट 8% इंटरेस्ट ऑन दैट बॉन्ड। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल लिबोर 7 से 6 हो गया, तो टोटल कितना मिलेगा मुझे? 6 + 1 7%। लिबोर का वैल्यू बढ़ गया, 7 से 8 हो गया, तो 1 + 3, तो मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सॉरी 9, 8 हो गया तो 1 + 8 9% इंटरेस्ट। तो इसे बोला जाता है फ्लोटर बॉन्ड। समझ में आपको? यस, अंडरस्टूड। लिबोर क्या है? इट इज अ exchange, it is a sort of exchange where all bank interest are shown, मतलब हर एक चीज पे क्या इंटरेस्ट बैंक दे रही, इंटरेस्ट लेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। अब दूसरा, वैसे ये इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड उल्टा चलता है। अगर मिबोर का वैल्यू बढ़ेगा, इफ मिबोर वैल्यू इंक्रीजेस, व्हाट हैपन? आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, मतलब आपको बेनिफिट कम होगा। और मिबोर का वैल्यू घटेगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपको रिटर्न में ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक मिनट, 1 सेकंड। यस, आपको समझा? इनवर्स Yes, फ्लोटर sir. बॉन्ड, इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड कैसा? यही है, फ्लोटर बॉन्ड की तरह है, लेकिन मिबोर की वैल्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिबोर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Waiver. ठीक है। इफ मिबोर वैल्यू इंक्रीजेस यू विल गेट लेस इंटरेस्ट, if Mibor value decreases you will get more interest, you will get more value from your bonds, okay, every year। क्लियर है? और लास्ट वाला है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या है? आपको बॉन्ड मिलेगा लेकिन एक फिक्स फेस वैल्यू पे मिलेगा, उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो बॉन्ड आपको जो मिल रहा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मतलब सपोज वो बॉन्ड की कीमत थी 1 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 90,000 में। ठीक है, तो जब आप वो बॉन्ड मैच्योरिटी कराने जाओगे, आप बोलोगे मैं बॉन्ड अपना दे रहा हूँ वापस, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, तो उस पे बॉन्ड पे जो लिखा रहेगा वैल्यू, फेस वैल्यू जो लिखा रहेगा 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो आपने दिया कितना था? 90,000, और आपको कितना मिला? 1 लाख रिटर्न मिला, तो वो आपका 10,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ आपका। तो उसे हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, so in this what happened, in this the bond is issued at discounted rate। ठीक है, in this the bond is issued at discounted rate and sold at face value। ठीक है, समझ में आई ये टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। Again, on the basis of redemption, there are two types available. Okay, one is callable bond। See, this is very important, ना callable bond। इसे हम बोलते हैं कॉल टाइप बॉन्ड ऑल्सो, और इसको बोलते हैं राइट टू परचेज, राइट टू परचेज। ठीक है, इसका मीनिंग समझो, कॉलेबल बॉन्ड का मीनिंग समझो, राइट टू परचेज। राइट टू परचेज मतलब जो बॉन्ड इशुअर ने इशू किया है किसी एक्स पर्सन को, वो कभी भी उससे खरीद सकता है, और जो टाइम उस टाइम पे जो रेट चल रहा है उस वैल्यू दे के वो बॉन्ड को ले सकता है। तो जिसने भी अगर कॉलेबल बॉन्ड लिया है,
तो पावर किसके पास रहेगा? इश्यूअर के पास रहेगा। और जब भी इश्यूअर बोलेगा मैंने शायद आपको ये बॉन्ड 10 साल के लिए दिया था, लेकिन अब मुझे 10 साल तक कंटिन्यू नहीं करना है, मैं 8 साल में ही आपका पूरा पैसा देके मैं बॉन्ड वापस लेना चाहता हूँ, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं। समझ में? राइट टू परचेज, परचेज का राइट किसके पास है? इश्यूअर के पास है। इश्यूअर कभी भी चाहेगा बॉन्ड को ब्रेक करवा सकता है, और बॉन्ड के जितना भी पैसा उस टाइम पे हो रहा है वो किसको? यूजर को दे दिया, पर्सन को दे दिया, और बॉन्ड वापस अपने खरीद लिया। इज दैट क्लियर? So that is called as callable bond. Is that clear? समझा आपको? Yes, sir. Next है puttable bond. Next type of bond is what? अब ये राइट टू सेल होता है। क्या होता है? राइट टू सेल। अब राइट टू सेल किसके पास अथॉरिटी होगी? जिस पर्सन ने बॉन्ड खरीदा है उसके पास। अगर वो चाहेगा कि भाई मैंने 10 साल तक का आपके साथ बॉन्ड फिक्स किया था, लेकिन मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो मैं 8 साल में ही वो बॉन्ड को क्लोज करना चाहता हूँ, आप मुझे 8 साल के ऊपर जो भी पैसा होता है मुझे दे दो और आप अपना बॉन्ड ले लो। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं पुटेबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? राइट टू सेल, राइट टू सेल की अथॉरिटी किसके पास रहेगी? एक्स पर्सन के पास जिसने बॉन्ड खरीदा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हम लोग डेरिवेटिव्स में स्टडी करेंगे, कॉल एंड पुट ऑप्शंस। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स के टूल्स है, उसमें हम ये कॉल पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस स्टडी करेंगे। उसमें आपको और अच्छा इसमें यूजफुल है ये आगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट में ये फाइनेंशियल सेक्टर में रहना चाहते हो तो। नेक्स्ट है लास्ट वन इज परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? इट इज डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता। यू विल नॉट गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट। अभी देखो ये बहुत डिफिकल्ट वाली चीज होती है। देखो ये परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है कि जैसे हमने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, अब वो हमेशा कंपनी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती रहेगी जब तक कंपनी काम कर रही है, मतलब उसका कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट सपोज आपने 100 करोड़ दे दिए, तो वो कंपनी ने 100 करोड़ रख लिए, अब वो जब तक कंपनी काम करती रहेगी उसका आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपको मिल रहा है, आपके बाद आपके बच्चों को मिलता रहेगा, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों को मिलता रहेगा, जब तक कंपनी है एग्जिस्टेंस में वो आपको इंटरेस्ट देती रहेगी एवरी मंथ और एवरी ईयर। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि अगर सपोज कंपनी बंद हो गई तो आपके पैसे गए, आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? Yes, इसका sir. इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, इनफाइनाइट जब तक है, और जब तक कंपनी काम कर रही है आपको पैसे मिलते रहेंगे, और मतलब आपके जाने के बाद आपके बच्चों को भी पैसे वो देते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। उसमें वो लोग को ऐसा नहीं कि भाई आपको ही मिलेगा, आपके बाद किसी और को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल अंडर डेप्ट सेक्शन। तो ये डेप्ट सेक्शन के अंदर से हम ऐसे ऐसे टाइप के बॉन्ड्स हम इशू करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? डेप्ट क्लियर है आपको? हाँ, Yes, sir. हाँ। अभी इक्विटी और डेप्ट में बेनिफिट किस में ज्यादा है? दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एक है कि कंपनी को प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है अगर उसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे
डेप्ट में क्या होता है, खाली उसे इंटरेस्ट देना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बार इंटरेस्ट, अगर कंपनी लॉस में हुई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इक्विटी में कैसा है, अगर कंपनी लॉस में हुई तो उसे कुछ कहना नहीं है ना, किसी को कुछ देना नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉस तो शेयर होल्डर का भी है, तो शेयर होल्डर तो ही ना कुछ कर सकता है उसमें, तो उसमें वो डिविडेंड नहीं देगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस है, तो प्रॉफिट, लॉस हो गया तो क्या शेयर करेगा, कुछ भी डिविडेंड नहीं देगा, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ना डिविडेंड देना। लेकिन हाँ, डेब्ट में तो कंपलसरी ना, तुमने कर्जा लिया है, तुम लॉस में, तो हमको क्या करने का, हमारा तो इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो वो डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाएगा, जहाँ पे बैंक फिर कंपनी के एसेट्स बेच के अपना जितना उधार दिया उसको, इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है 30 डेज का होता है, लाइबिलिटी 30 डेज के अंदर अंदर पैसे इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए, नहीं तो लॉस हो, प्रॉब्लम होगा, है ना। एवरी मंथ ईएमआई हमारे लिए है ना, हमारे लिए भी 30 डेज है ना। अगर हम लोग हाउसिंग लोन लिए हैं और 30 डेज के अंदर अंदर हमने नहीं पे किया, नेक्स्ट मंथ के लिए गया, तो वो नेक्स्ट मंथ का डबल हो जाता है ना इंटरेस्ट, डिफॉल्टर करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। Yes, sir. सर मतलब इक्विटी वाले बैंक्स अच्छा, मतलब इक्विटी वाले कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उनको प्रॉफिट शो करना रहता है। हाँ देखो कैसा, ज्यादातर कंपनी इक्विटी में ही जाती है, जिसको भी अपने कंपनी को चलाना है तो पैसे लेने के लिए वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के थ्रू ही जाती है। वो ज्यादा बैंक से ज्यादा कर्ज लेने की सोचते नहीं, क्यों, बिकॉज अगर लॉस हुआ तो उसे कर्जा तो चुकाना ही है ना, बाय डिफॉल्ट। इस वजह से डेप्ट में, बॉन्ड्स में कंपनी, प्राइवेट होल्डर मतलब पब्लिक होल्डर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, वो लोग नहीं जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट वाले लोग बॉन्ड इशू कर सकते हैं, उनको क्या है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट भी देना नहीं है, और गवर्नमेंट में लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब कि जो स्मॉल कंपनीज है उनका मतलब कि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर वो बॉन्ड लगाए तो, कि अगर हाँ हाँ, प्रॉफिट यस नहीं बुक किए तो उनको पूरा इंटरेस्ट ही देना पड़ जाएगा, यस यस, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनको बहुत प्रॉब्लम सेल हो आउट। जाता है। इसीलिए तो अभी फिलहाल लॉकडाउन में तो ऐसे ही हुआ ना, उनको एनपीए की लिमिट को इंक्रीज किया गया ना, 3 महीने से 6 महीना। अभी भी एनपीए एप्लीकेबल नहीं है बैंक, मतलब कंपनी को। गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी रिलैक्सेशन रखो, अभी एनपीए में मत डालो, नहीं तो बहुत सारी कंपनी एनपीए में आ जाती, बिकॉज बंद थी ना, वो लोग प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, कि प्रॉफिट नहीं तो वो बैंक को क्या इंटरेस्ट देंगे जो इन्होंने उधार लिए थे। समझ रहे हैं? यस सर। तो इसीलिए तो एनपीए का जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ था 2017 में, एनपीए पॉलिसी आई थी, इससे पहले बहुत डिफॉल्ट होता था, बैंक के पैसे लॉस में चले जाते थे, कंपनी बोलती थी हम बैंकरप्ट हो गए, आपको जो करना है कर लो। तो अगर एसेट बेच के भी बैंक का पैसा रिकवर नहीं होता था ना। अभी जैसे विजय माल्या का है, कितने सारे उसके एसेट्स को बेच डाले, बेचने के बाद भी बैंक का लॉस रिकवर नहीं हुआ ना, बैंक अभी भी डिफॉल्ट में है, ये सब उधार की वजह से। सर जैसे ये विजय माल्या फिर नीरव मोदी के जैसे केसेस है तो उनके पैसे कभी नहीं रिकवर होते। नहीं होंगे ना, कहाँ रिकवर हुए, इट इज अ लॉस, इसीलिए तो स्कैम में गया ना, बैंक नाइनटीन के पास हंड्रेड मतलब करोड़ परमानेंट ऐसा। हाँ, लॉस है। इसलिए तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, हमारे हार्ड और ओन मनी हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं, और वो पैसे बैंक आराम से किसी को भी दे देती है, और फिर बाद में वो डिफॉल्ट करते हैं, तो पैसे तो हमारे ही है ना, फिर हमको मगजमारी करना पड़ता है, हमारे पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए तो पब्लिक धरना डाल के बैंक के बाहर बैठी थी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का, यही तो प्रॉब्लम था, लोग उधर बैठ क्यों रहते, क्योंकि उनके पैसे थे उनको ही नहीं मिल रहे थे, जिन्होंने सेविंग में डाला था। पंजाब नेशनल बैंक इज नेशनलाइज बैंक ना, गवर्नमेंट ओन बैंक थी। अगर गवर्नमेंट ओन बैंक जैसे एसबीआई बैंक है, वैसा अगर वो बैंक ऐसा करता है, तो पब्लिक का पैसा फिर कहाँ सेव करेंगे वो? बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है ना, दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इतना बड़ा स्कैम था, 11,000 करोड़ का स्कैम था वो, मामूली भी नहीं कि 5-10 रुपए, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था, है ना। और वो भाग गया, और उधर लॉस हो गया ना गवर्नमेंट, पब्लिक का। ठीक है ना, जिन्होंने पीएनबी के शेयर खरीदे थे, वो तभी 200-250 चल रहे थे, सीधा 60 रुपए पे आ गया,
अब वो शेयर की कीमत बढ़ी नहीं रही, तो जिन्होंने 250 में खरीद के रखा था तो बेचारे 150, 200 लॉस है उनका। ये सुनो, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच शेयर होल्डर्स फेस। इसलिए तो लोग बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, पैसा नहीं बनता, लॉस होता है ज्यादा, मतलब बिकॉज ऑफ किसी दी। कंपनी का शेयर गिरता है तो उसका मतलब जो उसका जो मतलब के वैल्यूएशन है वो पूरा गिर जाता है। यस यस, पूरा वैल्यूएशन डाउन हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर उसका। मतलब जैसे इंडिविजुअल यूजर का लॉस होता है वैसे कंपनी का भी शेयर गिरने की वजह से पूरा लॉस। यस, अभी जैसे यस बैंक का शेयर 2014 में या 15 में इट वाज अराउंड 1200 रुपीज। अभी कितना है मालूम है? 12 रुपए यस बैंक का शेयर। तो आप सोच सकते हो, 1200 से सीधा 12 रुपए पे चला गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट? दीज एनपीएस डिफॉल्टर। उसने किसको किसको लोन दिया था? विजय माल्या को दिया था, फिर रिलायंस आरकॉम को दिया था, वो लोग ने डिफॉल्ट किए, यस बैंक के पास पैसे नहीं। कैश फ्लो जो रिजर्वॉयर मेंटेन करना रहता है वो नहीं है उसके पास। फिर उसका जो ओनर था राणा गुप्ता, उसने प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम किया, जो मेन चेयरमैन था पहले, वो भी जेल में है। So there are many problems, and because of that, the normal people who invest their hard-earned money in share in terms of to get good profit, they lost because of less education. वो क्या समझे कि यस बैंक का शेयर है, बैंक कहाँ बंद होती है, इतने लोग की सेविंग डिपॉजिट है कहाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उन्होंने उसके शेयर खरीद लिए, और वो 1200 रुपये, 1300, 1400 रुपये तक गए, फिर बाद में सीधा आके वो 12 रुपये हो गए, तो भी जीरो हो गया ना अमाउंट। यस नो। सो तो यस बैंक अटेंडेंस। से रिकवर कैसे किया? मतलब कि अभी हाँ भी शेयर उसका तो लिस्टेड ही है। हाँ, शेयर लिस्टेड ही है, तो लेकिन कोई तो उसपे खरीद नहीं रहा है, 12 रुपए चल रहा है। तो जो फंसे हैं ये उम्मीद में कभी वापस से आएगा। 6 रुपए तक चले गया था ना सर, कुछ गवर्नमेंट ने हाँ, कुछ किया ये था। 6 रुपीज, वो उतने में ही चल रहा है, 6 रुपए में चल रहा था। फिर अभी 12 रुपए, 14 रुपए तक आया, फेक न्यूज बता बता के कि अभी हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, फाइनल रेवेन्यू Q3 का रिजल्ट कितना बताया उन्होंने, इतना हमको प्रॉफिट आया, 20%, 25% हमारा प्रॉफिट आया, लेकिन उनका जो एनपीए है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो तो कितना ज्यादा है, लॉस कितना है उनको, वो सब लोगों को फिगर्स बताते हैं गलत गलत। और देर आर एजेंट्स हु ट्राई टू पब्लिसाइज इट सच अ वे दैट कॉमन पीपल गेट्स अट्रैक्टेड, यस ये बोल रहा है तो बहुत सही है, खरीद लेते हैं, and they get stuck in that. So there is no return back now, unless and until that share gets above that your purchase value and get some profit and come out from that. So difficult हो जाता है। So there is lot of thing and we need to study. If you are education, that's why this topic is incorporated in syllabus to understand. There are things you have to invest, you have to earn, but you study and then invest. Before, without study, depending on other person's suggestions or inputs, it will be a loss for you. तो सर ये डीलिस्ट क्यों नहीं हुआ एक्सचेंजेस से? इतना बड़ा स्कैम हो गया तो मतलब कितना? के डीलिस्ट होने का क्या क्या क्राइटेरिया? मतलब अगर एक्सचेंजेस से डीलिस्ट होना है या फिर कोई एक्सचेंज डीलिस्ट होना है तो मतलब सेबी। देर इज अ डीलिस्टिंग प्रोसेस। एक तो देखो, डीलिस्ट होने का तरीका क्या है, तो कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई है, पूरी तरह से जो बंद हो चुकी है, तो वो डीलिस्ट हो जाती है, सेबी उसको डीलिस्टेड करा देती है। लेकिन उसमें लॉस तो तो शेयर ये होल्डर का है ना, शेयर होल्डर को तो कुछ नहीं मिलने वाला, सेबी थोड़ी ना देने वाली है पैसे। सेबी तो पहले से डीलिस्ट यू। कर दिया तो अभी शेयर होल्डर्स का ही लॉस है पूरा। हाँ हाँ, वो शेयर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है बेटा। ओके। तो अगर अगर यस बैंक को डीलिस्ट करना रहता है तो सेबी इम्पोज करके डीलिस्ट कर देती।